हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान क्लास में भूगोल भाग के अंतर्गत लेसन 4, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जलवायु या क्लाइमेट है और इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो क्लाइमेट का यानी जलवायु का सबसे पहले अर्थ जान लेना आवश्यक है। जलवायु कहते हैं वायुमंडल की दीर्घकालीन जो औसत अवस्था है उसे हम जलवायु कहते हैं। मौसम भी आपने नाम सुना है। मौसम कहते हैं यानी वेदर क्या है, वायुमंडल की अल्पकालीन यानी थोड़े समय में जो चेंज होते रहते हैं उसे हम मौसम कहेंगे। और जलवायु उसके दीर्घकालीन यानी लंबे अवधि के जो उसका पूरा वायुमंडल की दशा है उसे हम जलवायु कहते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी लंबे समय की जो वायुमंडल की दशा और दिशा है उसे हम जलवायु कहते हैं। और अब देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु है, देखिए, मौसम तथा जलवायु के तत्व। कौन कौन से तत्व हैं जो कि जलवायु और मौसम में शामिल किए जाते हैं। तो पहला है तापमान, और फिर वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। ये एक ही होते हैं ये मौसम और जलवायु में। अब इसमें देखिए तापमान यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर से आप परिचित हैं, तापमान कम होना अधिक होना, और इसको हम थर्मामीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब यानी एयर प्रेशर क्या है, आपको पता है कि हर वस्तु में कुछ न कुछ वेट या भार होता है, उसी प्रकार से वायु का भी अपना कुछ भार होता है। तो वायु में उपस्थित जो भार है उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, और इसका जो नापने की इकाई है उसे हम कहेंगे बैरोमीटर। उसके बाद पवन आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। उसके बाद वर्षण। वर्षण कई प्रकार के हैं, वो चाहे वर्षा के रूप में हो, ओले के रूप में हो, पाला के रूप में। इस प्रकार से ये सभी जो तत्व हैं ये मौसम और जलवायु में शामिल किए जाते हैं। अगला बिंदु है मानसून। शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। यानी ये जो मौसम है यह अरबी शब्द मौसम से उत्पत्ति है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि मौसमी हवाओं के द्वारा जो वायुमंडल में जलवायु में परिवर्तन होता है उसमें मानसूनी हवाओं का जो भूमिका है वह मुख्य होती है। इसीलिए जो जलवायु है इसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता है जो कंट्री हैं, जो एशियाई द्वीप हैं, वहाँ पर ऐसी जलवायु है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। 6 कारक हैं। तो सबसे पहले देखिए अक्षांश। अक्षांश क्या है, यह हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से पूर्व और पश्चिम से को खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, मात्र कल्पना की गई है। और वायुदाब, पवन तंत्र और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, ये हैं सभी जितने तत्व हैं ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो धाराएं हैं, धाराएं 2 प्रकार की हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। यह तट की जो भी उसका है एरिया है, तो समुद्र की धाराएं जैसी होंगी वे आसपास के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करेंगी। उसके बाद उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि तटीय क्षेत्र, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ पर गर्म या फिर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, तो वहाँ वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बह रही है तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। उसके बाद देश का लगभग आधा भाग, भारत का आपको पता है, भारत के मध्य से लगभग कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। यह कर्क रेखा और अक्षांश रेखा
देशांतर रेखा, ये मैंने इस वीडियो के ज्योग्राफी के लेसन 2 में बना रखा, आप उसमें क्लियर देख सकते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। उसके बाद देख रहे हैं भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं जो हैं वह वायुदाब और धरातलीय पवनों के अनुसार, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये मौसमी जो अवस्थाएं हैं इनसे प्रभावित होती हैं। और उसके बाद है कोरियालिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद है जेट धारा क्या है? ये एक सक्रिय पट्टी में क्षोभ मंडल आपको पता है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो यह सक्रिय पट्टी में क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं, यानी मध्य अक्षांश की उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है। जेट धाराएं लगभग 227 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। फिर है पूर्वी जेट धारा, जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। अब यह एल नीनो क्या है, आपने नाम सुना है, तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि एल नीनो कहते किसे हैं। एल नीनो यह दक्षिण अमेरिका में ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, जैसा कि आपको पता है कि जो पेरू की ठंडी धारा है इसके स्थान पर अस्थायी यानी टेम्परेरी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है और एल नीनो की उपस्थित समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेक्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेलेक्टाइट मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये स्टेलेक्टाइट और लेगमाइट दोनों अंडरग्राउंड वाटर से बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं, जिसमें कि चूने की उपस्थिति में ये धरातलीय बनी हुई आकृति है और इनकी आकृति एक खंबे नुमा होती है, जो कि छत से नीचे को टपकने की वजह से इनमें जो आकृति बनती है वह खंबे की आकृति दिखाई देती है, और ऊपर से जो नीचे की ओर आती है उसे स्टेलेक्टाइट और नीचे से ऊपर की ओर जो खंबा बनता है उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो ये थे इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय में। पहला है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर है मासिनराम। तो पहले कहाँ होती थी? मेघालय के चेरापूंजी में, लेकिन वहाँ पर कुछ कम होने के कारण अब इसका स्थान ले लिया है मासिनराम, यह भी मेघालय में ही है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? आपको पता होगा गर्मी में जो गर्म हवा बहती है उसे हम कहते हैं लू। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काल वैशाखी, व्यापारिक पवने और इनमें से कोई नहीं, और ये लू तो आपको पता है, आप मैदानी भाग में रहते हैं, गर्म हवा को हम लू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु यानी सर्दी में जो वर्षा होती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ, या इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फिर है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून आपको पता है जून
के प्रारंभ से हो जाता है। आपने खबर में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में भी, कि मानसून आने वाला है या आ गया है। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं ये जून के प्रारंभ में ही होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? सर्दी की ऋतु है, उसकी विशेषता क्या है? गर्म दिन, ठंडी रातें। और अगला प्रश्न देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? आपने ऊपर देखा तो मुख्य कारक हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच के लक्षण। ये इतने जो 6 तत्व मैंने बताए हैं, ये किसी स्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांश, जैसा कि आपको पता है, अक्षांश से स्थलों के स्थान किस दूरी पर कहाँ पर स्थित है, तो अक्षांश मैंने बताया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं और इनकी संख्या है 180। तो जो स्थान ऊंचाई पर हैं वहाँ पर ठंडा, और जो अक्षांश कम ऊंचे हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। फिर इसी प्रकार से ऊंचाई और अक्षांश का लगभग एक जैसा ही संबंध है। वायुदाब और पवन तंत्र, वायुदाब और तापमान का बिल्कुल विपरीत संबंध है। वायुदाब वायु में उपस्थित भार को कहते हैं, और अगर किसी क्षेत्र का तापमान अधिक है तो वायुदाब वहाँ पर कम होगा, और कम होने के कारण उस क्षेत्र की हवा ऊपर उठ जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए उस स्थान की ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से चक्रवातों की भी उत्पत्ति होती है। तो यह भी जलवायु के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। समुद्र से दूरी, आपने देखा है कि समुद्र के आसपास के जो भी क्षेत्र है वहाँ पर ना अधिक सर्दी है, यानी कोस्टल एरिया, या आप कहते हैं कि समुद्र के तटीय क्षेत्र, वहाँ पर ना अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी। तो जो स्थान समुद्र से जितना दूर होता जाएगा वहाँ पर अधिक सर्दी और अधिक गर्मी पड़ेगी। आप देखिए, मुंबई है, तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटक, ये समुद्र के आसपास है, तो यहाँ पर जलवायु लगभग एक समान रहती है। लेकिन आप जितना ही समुद्र से दूर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या फिर और आंतरिक राज्यों में जाएंगे, तो वहाँ पर सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी। तो यह क्या है? ये जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक हैं। उसी प्रकार से महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं, महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अगर महासागर में जल जो है उसका ठंडा है और ये हवाएं महासागर से स्थल की ओर चलती हैं, तो वे ठंडी हवाएं आसपास के क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं। तो ये भी जलवायु को निर्धारित करती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट अगर गर्म धाराएं हैं, गर्म धाराएं बह रही हैं, तो आसपास के क्षेत्र को भी वो गर्म कर देती हैं। और यही कारण है कि नॉर्वे के आसपास, जो कि बहुत ही ठंडा है, यूरोप का कंट्री, वहाँ पर इतना ठंडा होने के बावजूद भी वहाँ के जो तट हैं वो खुले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम, वह गर्म धारा अपने आसपास के क्षेत्र को खुला रखती है और वहाँ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है। उसके बाद उच्चावच के लक्षण। उच्चावच का मतलब है भूमि का ऊंचा और नीचा होना। ऊंचे और नीचे जो स्थल भाग हैं वहाँ भी वे भी जलवायु को निर्धारित करने के लिए बहुत ही उत्तरदायी हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? यानी ये जो मानसूनी जलवायु है ये क्यों है? तो पहला कारण दे रहे हैं, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग उत्तर में एवं 20 डिग्री के बीच होता है। दूसरा बिंदु है, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। उच्च दाब मैंने बताया क्यों बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, और निम्न दाब तब बनेगा जब टेम्परेचर अधिक होगा। जो उच्च दाब और निम्न दाब का बिल्कुल क्लियर संबंध है, आपको पता है टेम्परेचर से। फिर है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। चौथा कारण है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। पांचवा कारण है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं
का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। और अंतिम कारण है एल नीनो, दक्षिणी दोलन की घटना सक्रिय रहती है। फिर है अगला, आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों, यानी दिन का तापमान अधिक है और क्यों होता है। तो इसमें दिया गया है भारत के पर्वतीय भाग, पठारी भाग तथा कुछ उत्तरी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और उसका कारण क्या है। इस भाग से कर्क वृत्त गुजरता है। मैंने पहले ही बताया है कि भारत के मध्य से, लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंध माने ट्रॉपिकल एरिया, गर्म एरिया। दूसरा है इसका कारण, समुद्र से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र का दैनिक तापमान दिन में काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि रात में अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। यहाँ दैनिक तापांतर भी अधिक है। दैनिक तापांतर से तात्पर्य यह है कि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होना। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इस वृत्त के आसपास दिन में तापमान अधिक होता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मालाबार तट केरल के दक्षिणी तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग है, जहां दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण भारी वर्षा होती है। जेट धाराएं क्या हैं, वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब देखिए जेट धारा क्या है, विस्तार से दिया गया है। जेट धाराएं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित पश्चिमी हवाएं हैं। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर तथा पश्चिमी भाग के पश्चिमी चक्रवात ये जो है विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चलती हैं। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो मानसून किसे कहते हैं और इसमें जो विराम शब्द है इससे आपका क्या तात्पर्य है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है जब वर्षा में विराम आ जाता है, यानी वर्षा रुक जाती है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। एक गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है जब वर्षा होती है, दूसरी जब वर्षा रुक जाती है। यह तब होता है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में समय तक शुष्क अवस्था रहती है और इसे ही मानसून विराम कहते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। तो यह है, भारत का प्रत्येक भाग, चाहे वह जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु हो या गुजरात से पूर्वोत्तर भारत हो, सभी मानसून का बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। यह उनके जनजीवन से जुड़ा है। मानसून की प्रत्येक स्थितियाँ, जैसे मानसून का समय से आना, समय से पहले जाना, लंबे समय तक रहना, अचानक गायब हो जाना आदि यहाँ के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है। भारत में वर्षा के जल का वितरण, कृषि प्रक्रिया पूर्णतः मानसून पर ही निर्भर है और यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। भारत को मानसूनी जलवायु वाला देश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भारत की कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पूर्ण जनजीवन मानसून पर ही डिपेंड है। और यह अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, इसका कारण क्या है। पहला कारण है भारत में वर्षा का वितरण मुख्यतः देश के आकार के द्वारा नियंत्रित होती है। यह पवनों के प्रवेश और मार्ग पर निर्भर करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करके भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती है और यह अपने साथ अधिक मात्रा में जलवाष्प और नमी लाती है।
आगे बढ़कर जब यह उत्तर पश्चिम की ओर जाती है तो जलवाष्प और नमी की मात्रा घटती जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अब मैं इसके लिए बता दूं आपको कि राजस्थान हमारा जो राज्य है वहाँ पर सूखा होने या रेगिस्तान होने का कारण भी यही है कि जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं हैं, ये राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ आपने सुना है, बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह इस समय बिल्कुल इसका जो इसकी स्थिति है यह पूर्व पश्चिम ना होकर उत्तर दक्षिण में है, जिससे यह मानसूनी हवाओं को रोकने में सक्षम नहीं है और यह मानसूनी नमी वाली हवाएं इसको पार करके चली जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं और यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती और यह क्षेत्र सूखा रह जाता है और जिससे भारत का पश्चिमी क्षेत्र वर्षा की मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। अब आगे है कारण बताएं। कारण बताएं में पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। पहला कारण है विभिन्न मौसमों में वायुदाब और पवन तंत्र भिन्न होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। दूसरा कारण है इसका ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न दाब का मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु है और निम्न दाब है, तात्पर्य यह है कि गर्मी अधिक है यानी टेम्परेचर अधिक है तो दाब कैसा होगा, निम्न होगा, जिसके कारण गर्मी दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। फिर है वर्षा ऋतु में दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से बहते हुए, उच्च दाब का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम है यानी सर्दी अधिक है। वायु भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं और यही कारण है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होते हैं। दूसरा कारण है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में होती है, ऐसा क्यों है। तो इसके लिए पहला कारण बताया गया है भारत में वर्षा का प्रमुख कारण यहाँ बहने वाली मानसूनी पवनें होती हैं जो वर्षा के कुछ ही महीने जून से सितंबर तक ही बहती हैं। और दूसरा कारण है इन महीनों में वर्षा का स्थलीय भाग बहुत गर्म होता है और महासागरीय भाग कम गर्म होता है, जिससे हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब उत्पन्न होता है और वायु के उस उच्च दाब से इस उपमहाद्वीप के स्थल में निम्न दाब की ओर बहने के कारण अपने साथ अधिक मात्रा में जलवाष्प और नमी लाती है, जो इन दोनों में वर्षा का कारण बनती है। और कुछ छोटे प्रश्न हैं। जलवायु किसे कहते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक समयावधि, यह समय 30 वर्ष से अधिक हो सकता है, में मौसम की अवस्थाओं का कुल योग जलवायु कहते हैं। मानसून किसे कहते हैं। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व कौन से हैं। ये हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वृष्टि। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न का जो आंसर ये ऊपर आ चुका है। भारत के कौन से स्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यह है मासिनराम। उसके बाद ये भी ऊपर आ चुका है प्रश्न। ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसे नहीं कराएंगे अब। भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएं किन वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, तो ये हैं वायुमंडल एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कोरियालिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। अब घूर्णन क्या है, पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमती है, अपने ही अक्ष पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरियालिस बल। और जेट धाराएं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच चलती हैं, ये हैं 27 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। और जेट धाराएं क्या हैं, ये भी ऊपर विस्तार से बताया जा चुका है। एक लाइन के आंसर में आप देखें, जेट धारा यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। अब पश्चिमी चक्रवात क्या है, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय
क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है और इन्हें ही पश्चिमी चक्रवात या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिससे कि सर्दी में वर्षा होती है। मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग कितना है? तो यह है मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री से उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच है। और उसके बाद अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब के क्षेत्र को ही अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। एल नीनो क्या है? यह ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी या अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहते हैं। भारत में जलवायु का आगमन कब होता है? यह जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर के बीच होता है। काल बैसाखी किसे कहते हैं? तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है तथा इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे काल बैसाखी कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये पश्चिमी और पूर्वी जेट धाराओं द्वारा लाए गए विक्षोभ हैं। ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अपना प्रवाह डालते हैं। भारत के द्वीप समूहों में वर्षा कब होती है? अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, यह मई माह के प्रथम सप्ताह में वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। मानसूनी जलवायु विश्व के किन भागों में पाई जाती है? तो ये मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, महाद्वीपीय अवस्था से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय अवस्था क्या है? समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं और इसे ही मौसमी या महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। तो यह था भूगोल का जलवायु लेसन 4। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें पूरे लेसन की समरी और क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि जिससे कि अगले लेसन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।